हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आखिरकार बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होता क्या है? तो देखो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, यानी कि अकाउंटिंग में किस तरीके के वर्ड्स का यूज होता है, यानी कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। आप देखोगे अकाउंटिंग में बहुत ही अलग अलग वर्ड्स का यूज होगा जो आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़े हैं। अकाउंटिंग आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसके नए नए वर्ड्स भी आपके सामने पहली बार आएंगे, तो इसलिए उन्हें समझना जरूरी है। अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हो तो ये वर्ड्स समझना जरूरी है। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आखिरकार बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है? तो जब कभी दो पार्टीज के बीच में पैसे का लेन देन होता है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, तो उसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये जो मार्कर है ये शॉपकीपर से खरीदा, तो मार्कर आया, मेरे पास से पैसा गया, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। अगर मान लो मैं ये उधार भी खरीदता तब भी ये ट्रांजैक्शन कहलाता, क्योंकि फाइनेंशियल है, पैसा तो देना ही पड़ेगा। और एक बात और, अगर हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वो भी एक ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि एटीएम भी बैंक को रिप्रेजेंट करता है और बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अकाउंट पर। तो अकाउंट आखिरकार है क्या? तो अकाउंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हेड, यानी कि एक तरीके के एक्सपेंसेस को या एसेट्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक मशीनरीज का अकाउंट है तो उसमें सारे मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करना। फर्नीचर का है तो फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करना। किसी एक्सपेंस का है तो एक्सपेंस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस करना। ये अकाउंट जो होता है ये टी शेप अकाउंट बनता है, और इधर वाला साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इसका डेबिट माना जाता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट माना जाता है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो आप एक बात और देखो यहाँ पे कि ये स्टेयर्स हैं, यानी कि अगर हमें अकाउंटिंग में अच्छा बनना है, अकाउंटिंग को अच्छे से समझना है, तो ये स्टेयर्स तो हमें चढ़ने ही पड़ेंगे। और जैसे जैसे स्टेयर में हम अप जाएंगे हमारी अकाउंटेंसी के वर्डों की जो नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे देखो, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। जब बिजनेस का मालिक यानी प्रोप्राइटर, ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। लेकिन अगर वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई चीज खरीदे तो वो कैपिटल नहीं है। वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसमें उसका इंटेंशन होना चाहिए कि अगर मैं वहां पैसा लगा रहा हूं तो वहां से मेरी कुछ अर्निंग होगी, तो वो उसके लिए कैपिटल होगा। अगर वो अपने लिए मोबाइल फोन खरीद रहा है खुद के यूज के लिए तो वो कैपिटल नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंटेंशन वर्ड छुपा है, कि इंटेंशन होना चाहिए कि जो पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है वहां से अर्निंग होनी चाहिए, तो वो हो गया हमारा कैपिटल। ड्राइंग, जब बिजनेस का मालिक यानी कि प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम कैपिटल बोलते हैं, लेकिन जब बिजनेस से निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। तो देखो, ये दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं। बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल, और बिजनेस से निकाला पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटीज पर। तो लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? द अमाउंट विच वी हैव टू पे, यानी वो पैसा जो हमें पे करना है। और लायबिलिटी भी यहां पे देखो दो तरीके की बताई गई हैं, एक है नॉन करेंट लायबिलिटी और एक है करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब हुआ कि ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा के लिए है, जिसका पेमेंट हम 1 साल से बाद में करेंगे, या मोर देन 1 ईयर, यानी कि मोर देन 1 ईयर, यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 1 साल, जो भी हो। यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी का सिंपली मीनिंग ये है कि हमने लंबे समय के लिए अगर कर्जा लिया है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया, जैसे लोन वगैरह लिया है कुछ। उसके बाद आता है करेंट लायबिलिटी। बिजनेस में कुछ करेंट लायबिलिटीज हुई होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ये लायबिलिटीज। तो जैसे मान लो कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा किसी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो उसे हम करेंट लायबिलिटी कहते हैं। या कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह गया, कंपनी ने अभी तक पे नहीं करा है, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 महीने में पे कर देगी कंपनी, तो वो करेंट लायबिलिटी हो गया। तो याद रखना, नॉन करेंट लायबिलिटी जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है और करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उसके बाद आते हैं एसेट्स। आखिरकार अब ये एसेट्स क्या होते हैं? तो एसेट्स का मतलब होता है
प्रॉपर्टी और लीगल राइट जिससे कि बिजनेस को फायदा हो रहा है। जैसे आपके घर में अगर कोई एसेट है, आपके घर में फ्रिज है, तो आपको फायदा हो रहा है। इन द सेम वे यहां पे हम बता रहे हैं कि बिजनेस के पास जो एसेट है जिससे उसे फायदा हो रहा है, यानी जो संपत्ति है, उसी को हम एसेट कहते हैं। तो एसेट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि देखो नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी के पास लंबे समय के लिए होते हैं। तो नॉन करेंट एसेट के अंदर एक फिक्स्ड एसेट होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है कंपनी के पास लॉन्ग टर्म के लिए जो एसेट पड़ी हुई है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, तो ये फिक्स्ड एसेट हो गई लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखो इसको भी कंपनी ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट टेंजिबल एंड दूसरा इनटेंजिबल। ओके, तो टेंजिबल का मतलब यह हुआ कि ऐसी एसेट जो कि देखी जा सकती है, छुई जा सकती है। यानी कंपनी के पास अगर मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो कंपनी उन्हें देख भी सकती है, छू भी सकती है, तो वो टेंजिबल एसेट हो गया। और इनटेंजिबल ऐसे एसेट्स होते हैं जो ना तो देखे जा सकते हैं, ना छुए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें फील जरूर किया जा सकता है। जैसे कि गुडविल। अगर कंपनी के पास गुडविल है, यानी कंपनी की मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है, तो कंपनी उसे फील तो कर सकती है कि भाई हमारी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, हमारी सेल अच्छी है, लेकिन वो कोई फिजिकल एसेट नहीं है, कंपनी उसे देख नहीं सकती। नेक्स्ट जो कि है करंट एसेट। अब बात होता है कि करंट एसेट क्या होता है। तो करंट एसेट कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं कंपनी के पास। जैसे कंपनी ने स्टॉक बनाया है, अब वो स्टॉक को कंपनी एज सुन एज पॉसिबल मार्केट में बेच देगी जल्दी से जल्दी, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रखा है। अब कंपनी स्टॉक को बना के अपने पास तो होल्ड करेगी नहीं, कंपनी कुछ दिन बाद उस प्रोडक्ट को बेचेगी, या कंपनी ने किसी को उधार बेचा हुआ है तो वो भी पैसा दे देगा कुछ दिनों में। तो ये हो गए कंपनी के करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कंपनी के पास शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो कि कैश में एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऊपर जो हमने नॉन करंट एसेट पढ़ा था वो लंबे समय के लिए होते हैं कंपनी के पास। उसके बाद आता है बच्चों फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स एक तरीके का लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है कंपनी के पास। जैसे मान लो कि कंपनी ने फॉर्मेशन में, अपने फॉर्मेशन में जो पैसे खर्च करे हैं, यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, या शेयर्स को इशू करने में कुछ खर्चे हो गए हैं, या डिवेंचर्स को इशू करने में कंपनी डिस्काउंट में इशू कर दिया है डिवेंचर को, तो वहाँ पे कंपनी के पास खर्चे हो गए हैं। तो ये कुछ बड़े खर्चे हो गए हैं जो कि कंपनी कमिंग टाइम में राइट ऑफ करेगी। यानी कि कंपनी का जो फिक्टिशियस एसेट होता है वो ना तो टेंजिबल होता है ना ही इनटेंजिबल होता है। इट इज अ काइंड ऑफ लॉस। जो कंपनी ने पहले ये पैसा खर्च कर दिया है, अब उसका बेनिफिट जो है कंपनी को कमिंग टाइम में मिलेगा, तो कंपनी उस पैसे को भी कमिंग टाइम में राइट ऑफ करेगी। तो यहां पर हमने देखा कि जो कंपनी के एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट होते हैं जो कंपनी के पास लंबे टाइम के लिए होते हैं, करंट एसेट होते हैं जो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और फिक्टिशियस एसेट होते हैं जो कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग रिसीट पर। तो रिसीट और एक्सपेंडिचर में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे हम स्टेज बढ़ते जा रहे हैं, हमारी नॉलेज अकाउंटिंग के वर्डों की बढ़ती जा रही है। तो जैसे देखो बात आता है कि रिसीट्स में, तो रिसीट का मतलब हुआ जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। तो देखो रेवेन्यू रिसीट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पैसा आया है वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके आया है, यानी जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वहीं से वो पैसा रिसीव हुआ है। लेकिन कैपिटल रिसीट में ऐसा नहीं होता। कैपिटल रिसीट का मतलब हुआ कि हमने या तो अपनी एसेट बेच दी पैसा पाने के लिए, या हमने कर्जे ले लिए। तो देखो रेवेन्यू रिसीट में तो हमने जेन्युइनली बिजनेस किया है, यानी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं या गुड्स बेच के कमाया है। लेकिन कैपिटल रिसीट में हमने या तो कर्जा ले लिया है या अपनी एसेट बेच के पैसा लिया है। उसके बाद आते हैं हम एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर में भी देखो फिर से दे रखा है रेवेन्यू वर्ड, लेकिन यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और यहां पर रेवेन्यू रिसीट था। तो देखो रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या था कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज बेच के पैसा लिया,
और यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो यानी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने खर्चे किए हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। यानी कि यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है हमें इसमें और इसमें, कुछ रिलेशन हमें नजर आ रहा है। यानी कि देखो, अगर हम गुड्स बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, और फिर उसके बाद ही हमारी कमाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यह हुआ कि हमने कंपनी के लिए एसेट्स खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और वही मशीनरी या बिल्डिंग अगर मान लो कंपनी बेच देती है तो कैपिटल रिसीट बन जाता है। तो यानी कि हमें यहां पे रिलेशंस दिख रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीनरी बिल्डिंग को खरीदना होता है और मशीनरी बिल्डिंग को बेच देना कैपिटल रिसीट होता है बच्चों। और ऊपर हमने क्या देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉ मटेरियल को खरीदना होता है और जब उसे बेच देते हैं तो रेवेन्यू रिसीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो, ये नाम से थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जैसे कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो क्या उसका बेनिफिट एक साल में मिलेगा? नहीं बच्चों, उसका बेनिफिट आने वाले कई साल तक मिलेगा। तो उसी को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी हमने खर्चा तो अभी कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट काफी टाइम तक मिलेगा आने वाले, तो उसका हम एक अनुमान लगाएंगे कि कितने साल तक मिलेगा। जैसे मैं कहता हूं कि 5 साल तक मिलेगा, तो जो भी खर्चा किया होगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे और वो हर साल का फिर एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 करोड़ रुपए थे, तो 5 साल से डिवाइड करो, 1-1 करोड़ आ गए, तो 1-1 करोड़ हर साल राइट ऑफ किया जाएगा। तो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सपेंसेस पर। तो देखो बच्चों, यहां पे हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर, अब आ गया यहां पे एक्सपेंस। तो इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ये 2 पार्ट में दोबारा से बता रहा है। तो जैसे देखो, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हुआ कि हमने पहले ही पैसा दे दिया है, अभी हमने उसका बेनिफिट तो नहीं लिया है, लेकिन पैसा पहले दे दिया है। और प्रीपेड का अदर नेम भी है, जैसे आप देखोगे क्वेश्चन में कभी कभी आएगा अनएक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस, यानी कि पैसा हमने पहले ही दे दिया और अभी बेनिफिट नहीं लिया है। उसके बाद आते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि हमने बेनिफिट्स तो ले लिया है, लेकिन अभी पैसा दिया नहीं है, यानी उधार लग गया। तो इसके भी अदर नेम होते हैं, जैसे कि अनपेड होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, अरियर होगा। तो यानी कि ऐसे खर्चे जो हमने कर दिए हैं लेकिन अभी पैसा नहीं दिया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने कंज्यूम कर लिया लेकिन अभी पैसा नहीं दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग हो गया। सैलरी, एक बंदे ने हमारे यहाँ 1 महीने काम करा लेकिन उसको अभी तक सैलरी नहीं दी है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। तो देखो बच्चों, इस स्टेयर में आज हमने यही पढ़ा। इसके आगे के जो टर्म्स हैं हम वो इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।